11वीं का अकाउंट। जी हाँ, पहला चैप्टर तो थ्योरी का है, दूसरा भी थ्योरी का है, तीसरा जो चैप्टर है वो है व्यवसायिक सौदों का लेखांकन। तो आज हम देखेंगे व्यवसायिक सौदों का लेखांकन, जानेंगे कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेंगे, प्रश्नों को आप सॉल्व कैसे करेंगे। दरअसल जो व्यवसायिक सौदों का लेखांकन है वो वास्तव में चिट्ठा है। क्या है? चिट्ठा। चिट्ठे में एक तो दायित्व पक्ष होता है और एक संपत्ति पक्ष होता है। जहां पर आप देखते हैं कि दायित्व में जो चीजें लिखाती हैं वो संपत्ति में नहीं लिखा जाता और जो संपत्ति के वो दायित्व में नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पर जो आप खाता बनाते हैं दायित्व राशि संपत्ति राशि का बनाते हैं, पर इसी को थोड़ा सा घुमा करके बना दिया गया है लेखांकन समीकरण या व्यवसायिक सौदों का लेखांकन, जहां पर स्ट्रक्चर तो वही है। आपको एक सूत्र याद रखना है कि संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। तो जो संपत्ति अकेले होती है वो दायित्व और पूंजी का योग होती है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो दायित्व और पूंजी को योग करेंगे तो जितनी राशि आएगा उतनी ही राशि संपत्ति में आनी चाहिए, मतलब दोनों पक्ष बराबर होते हैं। अब ये जो आपने सूत्र देखा ना, इसी से बनेगा ये चैप्टर। अब इनका जो प्रारूप होता है वो किस तरह से है, तो आपको जो प्रारूप मिलेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। समझने के लिए प्रश्न पहला सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो निकाल लीजिए, नहीं तो फिर चलिए मैं बताता हूँ। बुक मेरे पास अवेलेबल है। चलिए मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें दी हैं। निम्नलिखित व्यवहारों से लेखांकन समीकरण बनाइए जिसमें प्रशांत ने नगद रुपये लगाकर व्यवसाय आरंभ किया 40,000 रुपये। तो अगर कोई भी साझेदार नगद रुपए फर्नीचर संपत्ति लगाकर व्यवसाय आरंभ करता है या जिन भी चीज़ों से व्यापार आरंभ करे वो समस्त चीज़ें का योग पूंजी कहलाता है, और जितनी भी चीज़ें हैं संपत्ति का वो संपत्ति के नीचे अलग से लिखा जाता है। तो सबसे पहले उसने रोकड़ लगाया तो हम यहाँ पर रोकड़ लिखेंगे, जिसको रोक करके बस डॉट कर देंगे, और यहाँ पर भी एक लाइन खींच देंगे ताकि जितनी भी संपत्ति या दायित्व यहाँ पर प्रकट होंगे उसको हम इस छोटे वाले कॉलम में एंट्री कर देंगे। अब चूंकि आ चुका है तो हम यहाँ पर पहला एंट्री करेंगे, नगद राशि से व्यवसाय आरंभ किया। नगद राशि से व्यवसाय आरंभ किया जो कि कितना है 40,000 रुपए का है। कितना है? 40,000 रुपए का। तो हमने लिख लिया 40,000 रुपए का रोकड़। अब मैंने क्या कहा, जिस पहले चीजों से व्यापार चालू होगा वही आपकी पूंजी रहेगी, तो पूंजी के जस्ट नीचे भी आपको क्या लिख लेना है? 40,000 रुपए लिख लेना है। उसके बाद टॉपिक 2 देखते हैं वो क्या है। ओके, तो बुक होगा तो आप भी देखिए साथ में। तो दूसरा टॉपिक है माल नगद क्रय किया 4,000 रुपए का। अब यहां पर माल नगद क्रय किया है तो नगद माल खरीदने से संपत्ति के रूप में अब हमारे पास आ गई माल, तो प्लस हम लिखेंगे माल तो चूंकि हमने नगद खरीदा है, कितने का? 4,000 रुपए का नगद माल खरीदा। अब हम जो भी खरीदेंगे वो इसी पैसे से खरीदेंगे जिससे हमने व्यवसाय आरंभ किया है। तो मैंने 40,000 रुपए से व्यवसाय आरंभ किया है, अब मैं इसी 40,000 में से 4,000 रुपए का माल खरीद दिया, तो जब मैं नगद खरीदूंगा तो पैसे घटेंगे कि नहीं? घटेंगे भाई। 40,000 में 4 रुपए चले गए, सॉरी 4,000 रुपए चलेंगे तो 4,000 रुपए घटाएंगे, परंतु 4,000 का माल तो आ गया। 4,000 का क्या आ गया? माल। तो उसको आपको इस तरह से लिखना है। पूंजी आपकी अभी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है तो पूंजी एज इट इज रहेगा। अब 40,000 में 4,000 रुपए चला गया तो अब आपके पास रोकड़ कितने का है? रोकड़ सिर्फ 36,000 का है, और ये जो मैं 4,000 लिख रहा हूं ये रोकड़ नहीं है, ये माल की राशि को दर्शा रहा है कि आपके पास माल कितने का है? 4,000 रुपए का माल है। बस इसको इस तरह से लिखना है। ओके, चलिए जो भी चीज़ आएगा उसको अलग से लिखना है और इसमें से घटेगा तो घटाना है। अगला, मशीन नगद क्रय किया 10,000 रुपए का। अब देखिए एक और चीज आ गई संपत्ति में, वो है मशीन। क्या आ गई? मशीन। नगद, तो तीसरा पॉइंट पे हम लिखेंगे नगद मशीन क्रय किया। अब चूंकि मैं नगद खरीद रहा हूं तो 10,000 रुपए का रोकड़ फिर से कम हो जाएगा। अब देखिए मशीन माल नहीं है तो माल में से ना तो कुछ घटेगा ना तो कुछ बढ़ेगा, तो उसको शून्य का शून्य रख देंगे। प्लस आ गया हमारे पास 10,000 का माल तो प्लस 10,000 लिखेंगे। यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो ये शून्य रहेगा। अब हमें इस तरह से एक लाइन खींचना है और बैलेंस करना है। तो 36,000 में 10,000 चले गए, अब हमारे पास रोकड़ कितने का है? 26,000 का। 4,000 का हमारे पास माल है, 10,000 का हमारे पास मशीन है। तो देखो तीनों अलग अलग चीज़ है, रोकड़ अलग था, माल अलग था, मशीन अलग था, तो तीनों को अलग अलग दिखाओ। एक ही चीज़ में सबको नहीं जोड़ना है, इसलिए सबको अलग अलग लिख रहे हैं। बस यही चीज़ है इसमें जो आपको डाउट कर सकता है, लेकिन डाउट वाली बात ही नहीं है भाई। ये मशीन की राशि है, ये मशीन की, ये माल की है, तो दोनों को अलग अलग दिखाना है, तभी तो पता चलेगा कि मशीन कितने का है, माल कितने का है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला पॉइंट है चौथा, माल उधार क्रय किया। कितने का? 2,000 रुपए का। अब देखिए माल फिर आ गया, पर अब मैंने नगद नहीं खरीदा। अब जो मैंने उधार क्रय किया
अब जो मैंने क्रय किया वो उधार किया, उधार खरीदूंगा तो पैसे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि मैं उधार खरीद रहा हूँ। लेकिन क्या आ गया? माल आ गया, तो 2000 का माल प्लस हो जाएगा माल में। हाँ, जो आता है वो चीज़ में बढ़ जाएगा, मशीन आएगा तो मशीन में बढ़ेगा, माल आएगा तो माल में बढ़ जाएगा। अब चूंकि इतना पैसा नहीं दिए हैं तो रोकड़ में शून्य किए, पर इतना पैसा देना है कि नहीं? देंगे ना, बाद में, अभी नहीं दे रहे पर बाद में देंगे। तो जो पैसा आप बाद में देते हैं वो आपका दायित्व होता है कि आपको भुगतान करना है, इसलिए दायित्व के नीचे अब आ गए लेनदार। क्या आ गए? लेनदार। तो वहां आपको लेनदार लिखना है, यहाँ पर आपको बराबर का चिन्ह लगाते हुए चलना है। अब मैं लिखूंगा लेनदार की राशि 2000 रुपये, कि इतना रुपये हमें किसी को देना है। ये रहेगा शून्य, ये रहेगा शून्य। बैलेंस करेंगे, रोकड़ तो 26 का 26 रहेगा, क्योंकि 1 रुपये का कमी नहीं हुआ है। हाँ, जो माल पहले 4 का था अब वो 2000 का और आने के बाद बढ़ चुका है 6000 का। मशीन अभी भी 10,000 की है। 2000 रुपये के लेनदार हैं जिनको हमें देना है, प्लस 40,000 की हमारे पास पूंजी है। ठीक, ओके, यहाँ पर 40,000 रुपये को लिख लेते हैं। हाँ यहाँ भी चलिए। तो चौथा पॉइंट क्लियर है। उधार खरीदेंगे तो जो भी चीज़ उधार होगा उसको उसमें बढ़ा दो, पर उतना पैसा बाद में देना है तो दायित्व के नीचे लेनदार लिख करके उस राशि को उसके बगल में दिखा देंगे। ओके, पांचवा टॉपिक है वेतन के नगद दिए 500 रुपये। अगर आप वेतन, कमीशन, सैलरी या कोई भी तरह के खर्च का भुगतान करते हैं तो उतने से आपकी रोकड़ और पूंजी दोनों कम हो जाती है। तो जब आप किसी को वेतन देते हैं, कितना रुपए का दिया है? 200 रुपये का, नहीं 500 रुपये का वेतन है, तो 500 रुपये रोकड़ से भी कम हो जाएगा और पूंजी से भी 500 रुपये कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखते रहिए कि क्या क्या चीज़ें पूंजी में घटता है और क्या क्या चीज़ें रोकड़ में घटता है और क्या क्या चीज़ें जो दोनों में घटता है, और समझते जाइए धीरे धीरे। एक ही बार में बता दूंगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो 26,000 में 500 घटेगा तो 25,500 रुपये आएगा, प्लस 6,000 के हमारे पास माल हैं, 10,000 की मशीन है, 2,000 रुपये का उधार है, और ये हो गया घटने के बाद 39,500 रुपये। अब आंसर में आपको क्या चेक करना है? आंसर में आपको ये चेक करना है कि आप दायित्व और पूंजी को जब जोड़ते हो तो उनका जो योग है वो संपत्ति के बराबर है कि नहीं। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये हो रहा है 41,500 रुपये का, और हमारी जो पूंजी है वो हो रही है, संपत्ति का योग है ये भी हो रहा है 41,500 रुपये का। तो दोनों पक्ष बराबर हैं, मतलब हमने सही क्वेश्चन बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न को सॉल्व करने के बाद ये जो मैंने नीचे में लिखा है ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको चेक करना है कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मेरे में बराबर आ गया था, मतलब हमने जो क्वेश्चन बनाया वो बिल्कुल सही है। तो खाते को क्लोज करना है। अगर ये एक्स्ट्रा लाइन बच रहा है तो इसको मिटा देंगे और इसको पूरा पैक कर देंगे। ये जो कुछ छूटा हुआ हिस्सा इसको ऐसे पैक कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ठीक है, लेन देन या व्यवसायिक सौदे या व्यवसायिक संतों का लेखांकन। तो अब हम प्रश्न दूसरा देखते हैं, ताकि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपने समझ लिया, इसी क्वेश्चन को फिर से खुद से बना करके देखिए क्या गलती होता है, और फिर उसको गलती को सुधारिए, फिर बनाइए। तो धीरे धीरे आपकी जो अकाउंट की डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगी। तो पढ़ते जा रहा हूँ। कॉलम बिल्कुल वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्रश्न दूसरा आ गए हम लोग। तो एक्स ने व्यवसाय आरंभ कर दिया 20,000 रुपये से, तो रोकड़ कितने का आ गया? व्यवसाय में 20,000 रुपये का, और जो रोकड़ है वही क्या है? पूंजी है। तो पूंजी में भी कितने लिखेंगे? 20,000। अब आपको याद हो गया होगा, जिन भी चीज़ों से व्यापार आरंभ होगा उसको रोकड़ में भी लिखेंगे और पूंजी में भी लिखेंगे, संपत्ति में भी लिखेंगे और पूंजी में भी लिखेंगे। आप अपने को यहाँ लिखना है कि एक्स ने नगद राशि से व्यवसाय आरंभ किया। दूसरा लिखेंगे वाई से माल खरीदा 5,000 रुपये का। अब देखिए, सिर्फ वाई से माल खरीदा ऐसा बताया गया है, यहाँ पर उधार और नगद की जिक्र नहीं की गई है। तो जब भी माल किसी व्यक्ति से खरीदें कि राम से खरीदा, एक्स खरीदा, वाई से खरीदा, तो ये उधार मत होते हैं। तो वाई से माल खरीदा यह एक उधार एंट्री है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आप पैसे नहीं देख रहे। 5,000 रुपये का माल खरीद रहे हैं तो पैसे आप बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो पैसे नहीं जा रहा है तो रोकड़ तो कुछ भी नहीं होगा, रोकड़ शून्य रहेगा। प्लस आपके पास माल आ गया तो आप माल लिखोगे, प्लस इधर 5,000 रुपये का माल दिखाओगे। पर चूंकि कितना पैसा देना है अभी पहले क्वेश्चन में देखे थे, तो लेनदार आ गए हमारे पास। कितने का आ गया लेनदार? 5,000 का। तो हम यहाँ 5,000 रुपये लिखेंगे। पूंजी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पूंजी शून्य रहेगा। लाइन खींचेंगे 20,000 का रोकड़ है, 5,000 रुपये का माल है, प्लस 5,000 रुपये का हमारे पास दायित्व इतना पैसा देना है, और 20,000 रुपये की पूंजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं कि इसमें क्या है। तो तीसरे नंबर पे लिखा है जेठ को 1,800 रुपये लागत का माल 1,500 रुपये में बेचा। अब देखिए, 1,800 रुपये के माल को पहले लिख लेते हैं माल का विक्रय। 1,800 रुपये का लागत का माल है, ठीक है, 1,800 रुपये का।
इसकी जो कॉस्ट है वो है 1800, लेकिन इसको सेल कितने में किया गया है? इसको सेल किया गया है 1500 ना, कितने में सेल किया है? हाँ 1500 रुपये में सेल किया गया है। 1500 रुपये में सेल किया गया है, मतलब 300 रुपये का लॉस हुआ है। तो ये आपका लॉस है, हानि हुआ है, हानि। तो जब लागत कुछ और हो, कुछ और अमाउंट में बेचा जाए, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको आप देखेंगे कि क्या है, और उस अमाउंट को पूंजी में जोड़ना और घटाना रहता है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप जोड़ेंगे, और अगर लॉस हुआ है तो आप उसको घटा देंगे। तो हम देखेंगे हमारे पास जो माल था उसकी लागत था 1800 रुपये का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1800 रुपये का माल बिक गया, तो माइनस 1800 माल में से चला गया। माल 5000 का है, उसमें से 1800 रुपये का माल चला गया, तो हमने माइनस 1800 लिखा। पर कितने में बिका? 1500 में। तो हमारे पास आया कितना? मात्र 1500। तो जो मिला वो रोकड़ में जुड़ जाएगा। लॉस 300 रुपये का हुआ है, तो 300 रुपये का लॉस पूंजी में घटा देंगे। तो इस तरह से आपको 3 अमाउंट लिखना है। एक जितने में मतलब जितने का सामान जा रहा है, जितने में जा रहा है, और जितना हमको लॉस हुआ है, तो लॉस को पूंजी में घटाएंगे, जितना मिला उसको रोकड़ में जोड़ेंगे, और जितने का माल जा रहा है उसको माल में से घटा देंगे। समझ आ रहा है? ओके। 20,000 में 1000 जाएगा 19,000, 19,000 में 500 घटाएंगे तो 18,500। 5,000 के माल में से 1,000 का माल चला गया तो 4,000 बचा, 4,000 में 800 घटाएंगे तो 3,200 बचा। 5,000 के हमारे पास लेनदार हैं, प्लस 19,700 रुपये की पूंजी है। समझ आ गया? धीरे धीरे समझ में आएगा। जितना भी बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिए और समझिए और देखिए। चौथा क्वेश्चन है, राम ने व्यवसाय से निकाले 2500 रुपये। अब राम ने निकाल लिया व्यवसाय से 2500 रुपये। कई बार कोई व्यक्ति जो साझेदार हैं वो तो रोकड़ निकालते हैं, तो माल निकालते हैं। तो यहाँ पर आहरण हुआ है किसके द्वारा? राम के द्वारा। कितने रुपये निकाला उसने? 2500 रुपये। ठीक, तो रोकड़ से 2500 चला जाएगा, और उतने से ही हमारी पूंजी भी कम हो जाएगी, उतने से हमारी पूंजी भी कम हो जाएगी। तो पूंजी में भी 2500 रुपये घटा देंगे। तो 500 में 500 गया, 18 में 2 जाएगा 16,000, प्लस 3,200 के माल, प्लस 5,000 रुपये के हमारे लेनदार, प्लस 700 में 500 गया 200, 19 में 2 जाएगा 17,200। इनको जोड़ करके देखिए तो ये हो रहा है 22,200। इनको जोड़ करके देखिए, कुछ चीज़ छूट गया क्या? नहीं छूटा तो कुछ नहीं है। तो 16 और 2 तो 19 होगा। क्या मिस्टेक किया मैंने? हाँ तो गाइस गलती मैंने क्या कर दिया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1500 रुपये मिला है बेचने के बाद, तो उसको जोड़ना था, मैंने घटा दिया। बताओ, ऐसी छोटी मोटी गलती बड़े बड़े क्लासेस में चलती रहती है। तो भाई 20,000 में 1500 जोड़ेंगे तो 21,500 हो जाएगा। अब 500 में 500 चले गए तो 3 जीरो रहेगा। 21,000 में 2,000 जाएगा तो 19,000 रहेगा। अब 19 में 1 जोड़िए 20, 20 और 2 22,200, तो दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं 22,200, 22,200। ओके, तो चलिए, अगर आपने बनाते समय इस गलती को नोट कर लिया, इसका मतलब आप वाकई में देख रहे हैं, सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन आपने भी नहीं ध्यान दिया कि जोड़ना था पर मैंने घटा दिया, इसका मतलब आप वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हैं। तो क्या आपको ये मिस्टेक फर्स्ट में ही दिख गया? अगर दिख गया तो मुझे कमेंट कीजिए और बताइए। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा ऐसी गलती ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी व्यवसाय आरंभ होगा रोकड़ से, तो रोकड़ भी संपत्ति में लिखाएगा और पूंजी में भी लिखेंगे। माल खरीदेंगे नगद तो पैसा जाता है, लेकिन उधार खरीदेंगे तो पैसा नहीं जाता, इसलिए पैसे में हम शून्य रखते हैं, रोकड़ शून्य रहता है। माल आ गया तो प्लस माल लिखिए, और उतने पैसे देने उधार है तो उसको लेनदार में लिखिए, दायित्व करके दायित्व में लिखिए। अब माल विक्रय किया गया तो जितने का माल विक्रय होता है माल में से उतने का माल घट जाएगा, जितना पैसा मिलता है वो रोकड़ में जुड़ जाएगा, जितने का लॉस होता है वो पूंजी में घट जाएगा। बैलेंस करेंगे घटाने जोड़ने के बाद। फिर हमने देखा आहरण हुआ है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो आहरण रोकड़ से भी घट जाता है और पूंजी से भी घट जाता है। बस उन्हीं को काट के बैलेंस किए, जो भी आया वो हमारा आंसर है। आप आंसर मिला सकते हैं। ओके, तो अब आपको 2 क्वेश्चन करके काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसका थोड़ा सा जो टफ क्वेश्चन है मैं वो बताता हूँ। आपको निकाल लेना है उदाहरण 4, जिसमें आपको अदत्त व्यवहार, पूर्वदत्त व्यवहार, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, अग्रिम, संपत्ति पर ह्रास, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज का प्रभाव, इन सभी के प्रश्न मिलेंगे। अब ये है क्या, वो मैं आपको थ्योरी की क्लास में अच्छे से बताऊंगा। आज मैं सिर्फ प्रैक्टिकल की क्लास लगा रहा हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ। तो अदत्त क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अदत्त एक ऐसी राशि होती है जिसका भुगतान आपने नहीं किया है, आपको करना चाहिए था पर आपने नहीं किया, आप बाद में करने वाले हैं, तो ऐसी राशि का भुगतान अदत्त भुगतान कहलाता है। दूसरा चीज़ है पूर्वदत्त। पूर्वदत्त क्या होता है? पूर्वदत्त का मतलब होता है पहले से दे दिया गया। जैसे आपको हर साल बीमा का एक राशि पटाना होता है, हो सकता है आप हर साल अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते होंगे, सालाना आप अपने कोई इनकम टैक्स का भुगतान करते होंगे, तो कई बार क्या होता है आप अगले साल का भी
एक ही साथ दे देते हैं, 2 साल का एक साथ दे दिए, तो ऐसी राशि कहलाती है पूर्वदत्त राशि। ठीक है, अगला है उपार्जित आय का प्रभाव। उपार्जित आय क्या होता है? आपने चालू वर्ष में कोई काम कर लिया है पर उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है, मिलना बाकी है। मतलब मैंने 1 महीने पहले किसी जगह में काम किया था पर पैसा नहीं मिला, पर निश्चित है ना मैं काम करके अब आ चुका हूं तो इस महीने मेरे को पैसे मिलेंगे या कभी भी मिले मुझे पैसे मिलना है, तो जो पैसे मिलने वाला है, काम आपने कर लिया तो वो उपार्जित आय कहलाते हैं। अनुपार्जित या अग्रिम प्राप्त आय। अनुपार्जित या अग्रिम प्राप्त आय इसका मतलब ये होता है आपको पैसा एडवांस मिल गया, ये पूर्वदत्त का उल्टा है। हम वहां देते हैं 1 साल का या एडवांस पेमेंट, यहां पर हमें एडवांस मिल जाता है। तो अग्रिम राशि क्या होती है? एक दायित्व होती है, हमें संभाल कर रखना होता है, देने वाले ने 1 साल का एक्स्ट्रा दे दिया। अब है संपत्ति पर ह्रास। जितनी भी संपत्ति होती है, मशीन, फर्नीचर, भूमि, भवन, इन पे अगर ह्रास लगता है तो वो कमी होती है व्यवसाय के लिए, तो पूंजी भी कम हो जाता है और संपत्ति में भी घटा देते हैं, तो इनका भी एंट्री होता है। आहरण पर ब्याज का भी एंट्री होगा, पूंजी पर ब्याज का भी एंट्री होगा। तो आपने समझ लिया। चलिए तो क्वेश्चन बनाते हैं हम सीधा। तो उदाहरण का ही प्रश्न मैं बना रहा हूं। उदाहरण का प्रश्न, उदाहरण नंबर 4। तो पहला है रोकड़ से व्यवसाय आरंभ किया 25,000 रुपए। उदाहरण 4, लेन देन। संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। ठीक। तो सबसे पहले आ गया रोकड़, कितने का? 25,000 रुपये का, और जो रोकड़ होती है उसी को हम पूंजी भी कहते हैं। हाँ, तो सबसे पहले व्यवसाय आरंभ किया नगद राशि से, रोकड़ से 25,000 रुपये का। ओके, नेक्स्ट है मजदूरी दिए 400 रुपये। मजदूरी या वेतन का भुगतान होगा तो वो रोकड़ को भी कम कर देगा और पूंजी को भी। तो मजदूरी दिया तो 400 रुपये से रोकड़ भी घट जाएगा और 400 रुपये से पूंजी भी घट जाएगा। इसको याद भी रखना है, वेतन, कमीशन, मजदूरी ये सब अगर आप भुगतान करते हैं तो रोकड़ भी कम हो जाता है और पूंजी भी कम हो जाता है, तो दोनों में घटाएंगे। तो 25,000 में 400 जाएगा तो 24,600 रुपये, और ये भी 24,600 रुपये। ठीक, देखते देखते आपको ये भी ध्यान देना है कि मैं जोड़ने घटाने में गलती थोड़ी कर रहा हूँ, और अगर होता है तो तुरंत बताइए कमेंट में। हाँ, अगला अदत्त वेतन 200 रुपये का। अब देखिए, वेतन जो है वो अदत्त है, देना बाकी था वेतन, अदत्त वेतन। तो अदत्त जो भी हो, मैंने क्या बताया, दायित्व में लिख देना है कि अदत्त की अमाउंट आ गई और उतने से पूंजी में कमी कर देंगे। तो रोकड़ में तो कुछ नहीं होगा। हाँ, दायित्व में लिखना है 200 रुपये प्लस 200 रुपये पूंजी से घटा देना है। ठीक है, तो पूंजी से 200 रुपये को घटा देंगे। 200 है ना? हाँ, 200 है। ओके, 24,600 में 200 चला जाएगा तो 24,400 रुपये प्लस 200 रुपये का अदत्त राशि प्लस 24,600 रुपये का रोकड़ है हमारे पास। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा क्या है? तो तीसरे में लिखा है पूर्वदत्त। तीसरा तो यही था, चौथा पूर्वदत्त बीमा। चौथे में आ गए हैं पूर्वदत्त बीमा। तो हमने बीमा दिया है पहले का, मतलब 1 साल एक्स्ट्रा दे दिया, प्रीपेड कर दिया हमने 300 रुपये का। बीमा कितने का है? 300 रुपये का। तो जब आप एडवांस पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, जितना भी रोकड़ रहेगा आपने और एक्स्ट्रा दे दिया तो रोकड़ और कम हो जाएगा, तो 300 रुपये कट जाएंगे। तो जब भी आप पूर्वदत्त देते हैं, प्रीपेड करते हैं, मतलब समझ जाइए रोकड़ कम हो जाएगा। फिर क्या ये जो दिया है, क्या वो आपका दायित्व है? नहीं है। आपने एक्स्ट्रा दिया है ना, तो वो आपकी संपत्ति है। ठीक है, ये आपसे कोई छीनेगा नहीं है, तो ले चुके हैं भले, पर ये आपकी संपत्ति है, तो आप इसको अलग से लिखते हो पूर्वदत्त। तो संपत्ति के नीचे पूर्वदत्त को अलग से दर्शाना है और अदत्त को दायित्व के नीचे दर्शाना है। अब आप समझ गए, रिलेट करते हुए चलिए। तो 300 रुपये को अलग से लिखना है, बाकी में कोई प्रभाव नहीं होगा। तो घटने के बाद 24,300 रुपये का रोकड़ प्लस 300 रुपये के पूर्वदत्त राशि, 200 रुपये का अदत्त राशि, 24,400 रुपये का पूंजी। ठीक है, बस ऐसे बार बार लिखते हुए चलना है। अगला देखते हैं, उपार्जित ब्याज कितने का? 100 रुपये का। ब्याज उपार्जित है 100 रुपये का। तो ऐसे कोई सा भी ब्याज या एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आपको अधिक हुआ है, सामान्य से अधिक, जैसे मैं 5,000 के माल को 5,000 में बेचता हूं तो लाभ नहीं होगा, सामान्य विक्रय है। लेकिन 5,000 के माल को अगर मैं 6,000 में बेचता हूं तो 1,000 रुपये मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो ऐसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट या ब्याज या कमीशन पूंजी को भी बढ़ाते हैं, रोकड़ को भी बढ़ाते हैं। तो आपको ध्यान देना है। 5वां जो टॉपिक है, क्या था वो? उपार्जित ब्याज 100 रुपये का। तो ब्याज का जब भी उपार्जित होगा तो आपको अलग से संपत्ति में दर्शाना है कि एक्स्ट्रा कोई ब्याज है और पूंजी को बढ़ा देना है। तो उपार्जित ब्याज अभी रोकड़ में कुछ नहीं करेंगे, प्लस यहां भी शून्य रहेगा, प्लस 100 रुपये आपको संपत्ति में लिखना है और इधर दिखाना है उपार्जित। हाँ, ये भी शून्य रहेगा, यहां पर हम प्लस करेंगे 100 रुपये। तो 24,300 रुपये का रोकड़ है, 300 रुपये का अग्रिम है, पूर्वदत्त है, 100 रुपये भी उपार्जित हुए, 200 रुपये को अदत्त राशि है। ये हो गया 24,500 रुपये। क्लियर है?
याद रहेगा, जब भी उपार्जित ब्याज मिलेगा संपत्ति में लक्ष्य दर्शाना है और पूंजी में बढ़ा देना है। छठवा है किराया अग्रिम प्राप्त 500 रुपये। अग्रिम प्राप्त हुआ है किराया, तो हमें अगर कुछ अग्रिम प्राप्त होता है तो उस अग्रिम राशि को संभाल के रखना हमारा दायित्व है कि नहीं? हाँ है। तो आ गया दायित्व, तो अब हम लिखेंगे अग्रिम। क्या लिखेंगे? अग्रिम। राशि कितना था? 500 रुपये था। तो सबसे पहले आपको दायित्व के नीचे अग्रिम लिखना है, जिसको आप इंग्लिश में एडवांस लिख सकते हैं। और चूंकि आपको एडवांस में मिल गया तो एक्स्ट्रा पैसा जो भी देते भुगतान कर दे, उससे तो आपकी पूंजी बढ़ जाती है, सॉरी रोकड़ बढ़ जाती है, तो रोकड़ को बढ़ा देंगे। तो 24,800 का रोकड़ हो गया, 300 का 300 रहेगा, प्लस 100 का 100 रहेगा। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ? 500 रुपये और आ गया, बढ़ गया। तो आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं या जोड़ भी सकते हैं। तो अदत राशि 200 रुपये का, अग्रिम राशि एडवांस है 500 रुपये का, प्लस 24,500 रुपये। वैसे दोनों को जोड़िए नहीं, अलग अलग रखिए, क्योंकि एक अदत की राशि और एक अग्रिम की राशि है। अब इसमें तो कुछ है नहीं एंट्री करने के लायक, बस इतना ही था, 6 एंट्री थी और एक खत्म हो गई। तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए, अब आपको फटाक से फिर समझाता हूँ। पहला चीज़ कॉमन है, 3 प्रश्न हो गया। व्यापार आरंभ करेंगे रोकड़ से, तो रोकड़ में भी लिखते हैं और पूंजी में भी लिखते हैं। दूसरा चीज़, वेतन कमीशन मजदूरी का आप भुगतान करेंगे तो फर्म का एक ऐसा लॉस है जो हमेशा निश्चित है, उतना आपको देना ही है। किसी को जब आप काम करवा रहे हैं तो उतने से पूंजी कम होती जाती है। तो वेतन कमीशन मजदूरी को रोकड़ में भी घटाना है, पूंजी में भी घटाना है। ओके, घटा के नीचे आइए। अगला है वेतन दिया। वेतन आपने जितना भी दिया, अगर वो वेतन अदत है, क्या है? अदत। अदत वेतन है तो दायित्व में उसको अलग से लिखना है, क्योंकि उतना देना बाकी है, और चूंकि देना निश्चित है तो पूंजी में उसको घटा दीजिए, तो पूंजी में घटा देना है। तो यहाँ कुछ नहीं होता, संपत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दायित्व में लिखना है, पूंजी में घटा देना है। तो 200 को 200, 200 घट गया, तो ये आ गया 24,400 रुपये। पूर्वदत्त बीमा, पूर्वदत्त बीमा कितने का था? 300 रुपये का था। आपने एक्स्ट्रा अगर भुगतान किया तो उतना से आपकी रोकड़ कम हो जाती है, पर उतना आपने एडवांस दिया तो आपकी संपत्ति है वो, तो संपत्ति में अलग से लिखना है पूर्वदत्त, तो 300 अलग से दिखाए, रोकड़ में से उसको घटाए, बाकी कुछ नहीं होगा, घटा के नीचे आइए। उपार्जित ब्याज, आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उपार्जित ब्याज को आप अलग से लिखिए, उपार्जित है करके, और 100 रुपये को अलग से दिखाना है, पूंजी में बढ़ा देना है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट पूंजी में जुड़ता है और लॉस घट जाता है। तो यहाँ दोनों को सेम लिख लिया, 100 को लिखा, 100 रुपये जुड़ गया, बाकी सब सेम है। अग्रिम प्राप्त होता है, एडवांस में आपको मिला, आप रोकड़ को बढ़ाओ, क्योंकि एडवांस में मिला है, रोकड़ बढ़ जाएगा। परंतु इस पैसे को संभाल के रखना आपका दायित्व है, इसलिए दायित्व में एक और चीज आ गया अग्रिम, जिसको 500 रुपये आपको अलग से लिखना है। तो बाकी सब सेम था, ये जुड़ के 800 हो गया, 300 में 500 जोड़ 800, 24,800, 300 को 300, 100 का 100, 200 प्लस अदत है, 500 रुपये के अग्रिम है, 24,500 रुपये हमारा टोटल। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, इसको आप क्लोज कर लेंगे। ठीक है, ये आपका खाता कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में जितने भी डाउट होंगे और आपसे जो भी प्रश्न नहीं बन रहा होगा, वो आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा, बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखा और वीडियो को आपको समझ में आया। देखिए, हमारा टारगेट कोई लाइक सब्सक्राइब का नहीं है, बस हमारा टारगेट ये है कि हम जो भी समझा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में नहीं आता तो बिल्कुल शेयर कीजिए कि क्या आपको समझ में नहीं आया, हम उसमें सुधार करेंगे। और जब आपको समझ में आ जाता है, वीडियो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इतना दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग करना चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, पर ट्यूशन का भाव है और उनके स्कूल में जो भी समझाया जा रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है, या वो डर में नहीं पूछ पा रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं कि नहीं? मैं तो चाहता हूं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं या मेरा साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके फ़ोन में जाकर के हमारे चैनल का नाम सर्च कीजिए और उनको ये वीडियो दिखाइए और उनको सब्सक्राइब करने को बोलिए। क्यों? क्योंकि मैं टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है मैं सब अपलोड करते जा रहा हूँ। तो कब मैंने क्या अपलोड किया आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं जब अपलोड करूँ तभी आपको पता चल जाए, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा। तो आई होप इतना कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।